ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा आतंकी हमले। एक महीना पूरा हो गया, आज 30वां दिन है। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन में हमारे 26 नागरिकों को, मासूमों को मौत के घाट उतार दिया था आतंकियों ने, वहशियों ने। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए प्रायोजित ये आतंकी। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया। हमारी तीनों सेनाओं ने, जल, थल और वायु सेना, कमाल की जुगलबंदी, कदम ताल दिखाई। 9 आतंकी ठिकाने, 100 से ज्यादा आतंकी, 15 एयरबेस। आतंकी ठिकाने तो नेस्तनाबूदी कर दिए, नुकसान जबरदस्त पहुंचाया एयरबेसेस को भारत ने, और दुनिया के सामने पाकिस्तान का पर्दाफाश भी किया। लेकिन साथ ही साथ राजनीति भी जमकर होने लगी। पहले तो एकजुट हो गया पूरा देश, एक साथ था। लेकिन 10 तारीख को जैसे ही युद्ध विराम हुआ, उसके बाद राजनीतिक संग्राम भी छिड़ गया कि भाई ये किन शर्तों पर किया गया है युद्ध विराम। अमेरिका ने क्या मध्यस्थता की है? क्योंकि एक नहीं 5-5 बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस बाबत ताल ठोकी। फिर सवाल उठने लगे, भारत का कितना नुकसान हुआ है, विमान कितने गिरे हैं भारत के, ये राहुल गांधी सवाल पूछने लगी। तो बात गद्दारी पर आ गई। कौन मीर जाफर, कौन जयचंद, कौन मुखबिरी कर रहा है, कौन पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। और यह सब तब जबकि हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है, 7 प्रतिनिधिमंडल, सांसद हैं, नेता हैं, उसमें राजनयिक हैं, दुनिया को पाकिस्तान की पोल खोल कर रहे हैं, दुनिया के सामने अलग अलग देशों में जा रहे हैं, और यहां घमासान मचा हुआ है। तो पिछले एक महीने में हमने क्या खोया और क्या पाया, इस पर आज चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो एक महीना हो गया है आतंकी हमले को। पहलगाम में, बैसरन में जो हमला हुआ, देश की आत्मा पर जो आघात किया पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने, 26 हमारे मरे थे, और उसका जवाब दिया भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। जैसा मैंने आपको बताया, 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए, 15 एयरबेसों पर नुकसान पहुंचाया, लाहौर में उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। तो जवाब तो दिया, लेकिन पाकिस्तान की पूंछ क्या सीधी हो गई? अब महीना भर हो गया है, तो इन सवालों के जवाब भी तो हमें तलाशने होंगे। 10 तारीख को युद्ध विराम की घोषणा की गई। अब इस बात को भी 11 दिन हो गए हैं। सेना के शौर्य, उसके पराक्रम, उसकी वीरता पर कोई सवाल नहीं, ना कोई शक व शुबा। जो सिनर्जी दिखाई दी, जो सिंक्रोनाइजेशन हुई, वो अभूतपूर्व थी, अद्भुत थी। 100 किलोमीटर अंदर तक बहावलपुर आतंकी ठिकाने खत्म कर दिए गए। प्रिसिजन जो होता है, जो टारगेटिंग थी और जिस तरह की जानकारी थी, उसका कमाल का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना दिखाई दी। अब जब हमारे पास ऐसी जानकारियां हैं कि कहां कहां पर आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान में, पीओके में, और सिर्फ पीओके नहीं, पाकिस्तान में भी उनको हम टारगेट कर सकते हैं, तो एक महीने बाद भी हमें यह क्यों नहीं पता लग पा रहा कि ये जो पहलगाम के पापी थे, ये 4 आतंकवादी, ये कहां खो गए? 30 दिन हो गए, कहां खो गए? हमने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर जो हमारे घर में घुसे, हमारे अपनों को मारा, वो कहां गए और वो यहां तक पहुंचे कैसे? क्या वो जानकारी भी देश के सामने आएगी?
आईजी, डीआईजी, एसपी रैंक के अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं इस मामले की। पर वहां सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था, ये तो कोई बताएगा ना। कोई सुरक्षाकर्मी नहीं। 45 से 50 मिनट लगते हैं ऊपर तक जाने में बैसरन, पहलगाम से अगर आप ट्रैकिंग करेंगे या कोई घोड़ा खच्चर लेकर जाएंगे। एक भी पुलिस वाला नहीं, कोई अर्धसैनिक बल नहीं, कोई आर्मी नहीं। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल 1.5 घंटे तक तड़पते रहे। बच सकते थे अगर मेडिकल सहायता मिल जाती, कोई था ही नहीं। अब ये ऐसा कैसे हुआ? और सर्वदलीय बैठक में यह जानकारी दी जाती है कि नहीं नहीं, ये तो खुलता ही नहीं है बैसरन, ये किसी ने जल्दबाजी में खोल दिया। उसकी पोल खोल भी हुई। 3 साल का, पिछले साल ही 3 करोड़ रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये तो 365 दिन खुलता है। और मैं वहां जा चुका हूं, बहुत बार गया हूं। मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है जम्मू कश्मीर। दिसंबर में भी गया, जनवरी गया, अगस्त में भी गया हूं। ये बात मैंने पहले साझा की। ये जानकारी कभी मिलेगी क्या? जैसे पुलवामा जो हुआ था और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी हमने 14 फरवरी 2019, तो 6 साल हो गए। अभी तक ये नहीं पता वो 180 किलो RDX पाकिस्तान से आया कैसे। 11 इंटेलिजेंस इनपुट थी, उनको नजरअंदाज क्यों किया गया? 78 ट्रकों का काफिला जिसमें CRPF के जवान बैठे हुए थे, इतने बड़े काफिले को इजाजत क्यों दी गई? क्या गृह मंत्रालय ने CRPF की वो दरख्वास्त कि हमारे जवानों को एयरलिफ्ट किया जाए, उसे खारिज किया था क्या? CRPF की अपनी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। बैसरन के साथ ऐसा तो नहीं होगा। ये देश के साथ और जो हमारे 26 अपने मरे हैं, क्या नाइंसाफी नहीं होगी? पर नाइंसाफी एक और तरह की भी हो रही है। सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या यह वक्त सवाल उठाने का है? सवाल तो पूछे जाएंगे, पर उसमें जो छौंक लगाया जा रहा है राजनीति का, राजनीतिक नफे नुकसान को जो आंका जा रहा है, क्या वो देश हित में है? देश तो एकजुट था, आप, मैं, हम सब साथ में थे अपनी सेनाओं के, कि जवाब दीजिए पाकिस्तान को। तो जब हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे, और ये फिगर्स तो डिस्प्यूट कोई नहीं कर रहा है कि 9 आतंकी ठिकाने, 15 एयरबेस, 100 से ज्यादा आतंकी जब हमने खत्म कर दिए, यानी कि बॉक्सिंग मैच हो रहा है और आप अपने प्रतिद्वंदी को दे घुसे बदहवास किए जा रहे हो, होश फाख्ता उसके कर दिए, उसके सांस निकाल दी, तो ये रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट कैसे हो गया? किसने मध्यस्थता कराई? क्यों कराई? विक्रम मिस्री कह रहे हैं ना, ये द्विपक्षीय था फैसला। तो सरकार तो पहले टाल ठोकती थी। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि भाई 47 में अगर जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री 3 दिन और युद्ध को जारी रखते तो POK कभी पाकिस्तान के पास होता ही नहीं, वो हमारा बना रहता। तो अब जब हम पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने में कामयाब हो गए थे, हमने रोका क्यों? और 5-5 बार क्यों कह रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता मैंने कराई, और इसमें तो कारोबार की बात थी कि कारोबार वरना बंद कर दूंगा। अब ठीक है, DGMO ने कह दिया, विदेश सचिव ने कह दिया, मैं उनकी बातें फेस वैल्यू पर लूंगा, पर यह सवाल तो देश को बताने होंगे ना खुलकर। विशेष सत्र संसद का क्यों नहीं होता? 62 में चीन के साथ युद्ध था तो विशेष सत्र हुआ था, वो नहीं हुआ। लेकिन एक सर्वदलीय बैठक के बाद वो प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर के देशों में जा रहे हैं, तो वहां किन सवालों के जवाब दिए जाएंगे? पहले तो यहां पर भी सवाल है। क्या पाकिस्तान को पहले से ही जानकारी दे दी? मुखबिरी का आरोप लगा रही है कांग्रेस। मुखबिरी, देश के विदेश मंत्री ऐसा करेंगे। और राहुल गांधी जब सवाल पूछते हैं तो उन्हें मीर जाफर बता दिया जाए, या पलटकर कांग्रेस
एस जयशंकर को जयचंद करार देने लगे। दुनिया के सामने हमें पाकिस्तान की पोल खोलनी थी, वी आर वॉशिंग आवर डर्टी लिनन इन पब्लिक। इससे देश के मनोबल पर भी और सेना के इकबाल पर भी खामखा के गैर जरूरी सवाल खड़े नहीं होते क्या? और इनसे फायदा किसका होता है? दरअसल जो एजेंडा पाकिस्तान, जो नैरेटिव वो चलाना चाहता है, हम उसी पर चल पड़े हैं क्या? जैसे वो 2 रुपए के नफरती चिंटू, वो ट्रोल्स, वो हिमांशी नरवाल से लेकर विक्रम मिश्री, उनकी बेटी और कर्नल सोफिया सिद्दीकी के पीछे पड़ गए थे। हम असल जो लक्ष्य था, आतंक को मिटाना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, उसे बिल्कुल ही भूल गए हैं क्या? आज थोड़ा सा गंभीरता से इसके बारे में सोचिए, और इसीलिए ये चर्चा कर रहा हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और पहला सवाल ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत पूरे सिलसिले की कहां हुई? जब हमारे 26 लोग मरे, तो उसको 30 दिन हो गए। पहलगाम के पापी कहां खो गए? ये तो हमें पता होना चाहिए ना। 100 किलोमीटर दूर है एलओसी बैसरन से, और खोलनी है पाकिस्तान की पोल। नेता बजाएं अपना ढोल, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग चल रहा है। भारत की बात भी तो करोगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, सबसे अहम घटक हैं एनडीए में, जेडीयू, उनके वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं केसी त्यागी। रोहित अग्रवाल, आरएलडी एक और घटक है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी। अ वेरी प्राउड सोल्जर। और फिर याद दिला दूं आपको, अब तक तो याद हो जाना चाहिए सबको, कि लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड, ये वो शख्स थे सियाचिन पर जो तिरंगा लहरा रहा है आज, सबसे पहले इन्होंने वहां जाकर फहराया था। और वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, आशुतोष भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो जनरल कुलकर्णी, शुरुआत आपसे करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर हमने उसे अंजाम दिया, बाखूबी अंजाम दिया। सेना ने अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का सबूत सारी दुनिया को दिया। पर जहां से सिलसिला शुरू हुआ था, अब क्योंकि 1 महीना हो गया है, हमें यह तो पता होना चाहिए ना, ये 26 लोगों को मारने वाले ये पापी, ये कहां खो गए? 30 दिन हो गए, ये कहां खो गए? ये नहीं पता हमें। हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मार दिया, जो हमारे घर में घुसा उसका नहीं पता हमें। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने ऐसा सवाल पूछा कि नॉर्मल है कि सबके जहन में ये बात आती होगी कि वो कहाँ चले गए। नहीं, कई बार राष्ट्रवाद का जो जोश, और होना चाहिए जोश, पर कई बार इसे जो सांप्रदायिक उन्माद की शक्ल दी जाती है, उसमें हम मूल मुद्दों को, असल बात को भूल जाते हैं क्या? अगर आतंकियों के सींग आरे होते तो शायद हम आतंकियों को पहचान लेते, ये आतंकी हैं। क्योंकि सब एक जैसे दिखते हैं, पता नहीं चलता है उसके जहन में क्या बात चल रही है। और जो आपने कहा, मैं उस वक़्त वहीं पे था जब डैनियल पर्ल और जो टूरिस्ट जिनको अगवा किया गया, जिनमें से एक टूरिस्ट भाग कर के आया, एक का गर्दन काटा गया और 4 का पता नहीं चला, और यही मसूद अजहर के रिलीज़ के लिए हुआ। और उसके बाद उसी साल में IC-814 जो हाईजैक हुआ। तो ये लोग जो थे, इनके देखने के लिए मैं कई बार वारवान में, ऊपर अनंतनाग से नापाची, वो जितने इलाके हैं सब, और उनमें से एक टूरिस्ट की बीवी भी आती थी। और फारूक अब्दुल्ला के जो पायलट हैं हेलीकॉप्टर के, एक सरदार जी होते थे, वो उनको लेकर के पैम्फलेट्स गिराते थे सब जगह कि अगर कोई जानता है इनके बारे में तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत मुश्किल होता है इस तरह के, क्योंकि आप जब, जैसे आप फोटोग्राफ्स रिलीज़ करते हैं, दाढ़ी है, कपड़े अलग अलग हैं, उनका अलग हुलिया है। अगर आप बिल्कुल ही एक अलग दाढ़ी काट ले, बाल नहीं हो, और क्योंकि वो आतंकी हैं,
उन्होंने अपना उनकी काम किया। पहचान करना मुश्किल हो जाता है। बहुत। चलिए मैं ये मान लेता हूं, Identification- पर ये बैसरन कि जी ये तो सिर्फ 2 महीने के लिए खुलता है, सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से ये जानकारी दी जाती है, गलत जानकारी क्यों परोसी जाती है? देखिएगा OGW ये चीजें तो आनी चाहिए ना पब्लिक डोमेन में। बिल्कुल देखिएगा, नॉर्मल है। अब लोग बोलते हैं, अब आपने मेरे से सवाल पूछा और फॉर्चुनेटली मैंने डैनियल पर्ल और फॉरेन टूरिस्ट, जिसमें 2 अमेरिकन, 2 ब्रिटिश, एक डैनिश, एक स्कैंडिनेवियन, सब थे वहाँ पे, तो मुझे मालूम है कि क्या हुआ करके। इसलिए मैं बहुत मुश्किल होता है इस तरह का पता करना, खासकर जब आपको OGW, स्लीपर सेल्स, लोगों की नहीं वो फेयर पॉइंट है, पर बैसरन भाई कि 2 महीने खुलता है, ये कहाँ? 3 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट 3 करोड़ रुपए में दिया हुआ है। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों ने ऑन रिकॉर्ड ABP न्यूज को बताया ये बात। अब ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ। क्योंकि आपको कहा है तो इसमें कोई शंका तो किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो होता है, कब समटाइम्स द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। टूरिज्म कम्स अंडर द स्टेट एंड सिक्योरिटी कम्स अंडर दिस थिंग यूनियन टेरिटरी है। तो कई बार जब इस तरह के होता है, क्योंकि अमूमन जब अमरनाथ यात्रा के लिए 1 जून के आसपास जाते हैं, ये थोड़ा सा बहुत 6 किलोमीटर जैसे काफी नजदीक है, बिल्कुल तो पहलगाम से ऊपर रीजन है। की वहां सुरक्षा तैनाती होनी चाहिए थी। नहीं, क्योंकि वहाँ पे मीडोज जो है उस तरफ, और जिस प्रकार से ये लोग अपने खच्चर वाले इनको लेकर के जाते हैं, और ये जितने भी लोग वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, वो टूरिस्ट को अपना पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पिछले 2 साल से 2 करोड़ से ज़्यादा अमूमन टूरिस्ट जा रहे थे, तो टू मेक क्विक बक, कि जल्दी छोड़ दिया जाए, जल्दी कर लिया जाए। अगर आप सिक्योरिटी को नहीं बताएंगे कि इस तरह की कार्रवाई, सिक्योरिटी अपने टाइम से 4.5 किलोमीटर की वो ट्रैक है, उसमें एक भी चौकी नहीं, अगर एक भी नहीं है, उधर पुलिस भी नहीं है, उधर फौज भी नहीं है। पर SP वैद साहब जो DGP रह चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्होंने कहा ये क्रिमिनल है, ये ऐसी लापरवाही गैर जिम्मेदाराना रुख है, क्योंकि इसमें एक पहलू और जुड़ गया। एक BJP के बड़े आजकल चर्चित सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाई। चलिए निजी फंक्शन है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वहां पर पूरा VIP प्रोटोकॉल लग गया, वहां सुरक्षा इंतजाम थे। यहां पर सैकड़ों जो अपने देश के लोग जा रहे हैं, वहां पर कोई इंतजाम नहीं सुरक्षा के। अगर मैं भी जाऊं उधर और मैं बता करके जाऊं कि मैं ऐसे ऐसे हूं, वो पक्का सिक्योरिटी देंगे। और आम आदमी के लिए नहीं होगी। नहीं, पर आम आदमी के लिए खोला ही नहीं गया वो अमूमन क्या होता है, कोई भी कहीं पर भी हो, अमरनाथ इसमें यात्रा सवाल ये है, पुलवामा पर जो वो थे, सवाल 78 गाड़ियों का काफिला, वो 180 किलो RDX अंदर कैसे आ गया, 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, क्या हवाई जहाज की दरख्वास्त मांगी गई थी, 6 साल बाद भी कोई जवाब आए हैं? कहीं बैसरन का ऐसा तो नहीं हो जाएगा जनरल कुलकर्णी? मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात पूछ रहा हूँ। संदीप जी, अगेन बाय कोइंसिडेंस आपने वो CRPF के कॉन्वॉय के बारे में बात की, उस वक्त नहीं, लेकिन मैं सब एरिया कमांडर था उधमपुर में, और मेरी जिम्मेवारी थी जम्मू से श्रीनगर कॉन्वॉय की, वो मेरी जिम्मेवारी है, जम्मू से श्रीनगर कॉन्वॉय ले जाने। हम लोग कहते हैं कि साहब इनको एयरलिफ्ट क्यों नहीं दी, जो आप शुरू में कह रहे थे, ऐसे नहीं होता है, वो रोड कॉन्वॉय है। और जब हम रोड कॉन्वॉय खोलते हैं, मैंने पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी सुना कि ये कैसे हो गया, शायद उन्हें भी नहीं मालूम होगा। जब भी रोड कॉन्वॉय खोलते हैं, मेरी जिम्मेवारी है उस रोड कॉन्वॉय को यकीन करने के लिए, अपने आरोपी लगाने के लिए और सब चेक करने के लिए, उसके बाद हम ये जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए थी ना। बिल्कुल, मतलब इसको दबाया ना जाए। नहीं, ये दबा, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये नॉर्मल SOP प्रोसीजर है। तो और ये कोई सवाल भी नहीं जा सकता है जब तक मैं रोड कॉन्वॉय क्लियरेंस दूंगा, सब कुछ दूंगा, आरोपी लगेंगे, उसके बाद ये अब ये कह रहा है कि साहब 600 आदमियों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, हम इतना एयरलिफ्ट नहीं करते, वहां पे मेरे ट्रांजिट कैंप। पर ये देश को पूरी खुलकर सारी चीजें तो नहीं बात आई बताता है। नहीं जैसे अब मैंने रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट का उदाहरण दिया कि आई एम पाउंडिंग माय ओपोनेंट, उसको मैं अधमरा कर रहा हूं, घुसे मार मार के, मैं जीतने वाला हूं। ये रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट हो गया था क्या 10 मई को? मध्यस्थता हमने किन शर्तों पर की, और द्विपक्षीय थी तो हमने पाकिस्तान की दरख्वास्त, गुहार, गिड़गिड़ाना हमने क्यों मान लिया? अब देखिए, तो देश को पता होना चाहिए। नॉर्मल है कि लोगों के दिल में ये शंका, सवाल आते हैं। अब सवाल द्विपक्षीय की जब हम बात करते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बात नहीं कर सकता है सिवाय
डीजीएमओ पाकिस्तान आर्मी एंड डीजीएमओ इंडियन आर्मी। ठीक है। क्या प्रधानमंत्री या फॉरेन मिनिस्टर या रक्षा मंत्री बात कर सकते हैं? नहीं बात कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज उनका अलग है। दिस हॉटलाइन इज ऑन एट ऑल। पर डीजीएमओ जब तक राजनीतिक फैसला, हरी झंडी नहीं होगी कि हम सीज फायर करेंगे, वो हाँ तो नहीं करेंगे ना। नहीं, उससे नहीं पहले कर भी, सकते ना उससे डीजीएमओ। पहले भी जैसे उन्होंने कहा, जैसे आप बार बार लोग कह रहे हैं कि इस तरह कैसे बताया, बताने के वक्त जब हम बात करते हैं, डीजीएमओ अगर है वो डीजीएमओ पाकिस्तान आर्मी को बताता है कि हमला जो हो रहा है उसमें हम सिर्फ आतंकी जो गढ़ हैं उनको हम ठोक रहे हैं। उसको भी मालूम है भावलपुर में जो मारा है उसके बगल में कोर हेडक्वार्टर। मध्यस्थता किन शर्तों पर हुई? वी ऑब्वियसली हैड एन एडवांटेज। हमारा हाथ ऊपर था तो हमने किन शर्तों पर हामी भरी? गुड, एक्सीलेंट क्वेश्चन कि अगर हम लोगों ने विक्ट्री वाज एट साइट और चाहते तो वी कुड हैव जस्ट। ऑपरेशन सिंदूर वाज अ वॉर ऑन टेरर, नॉट ऑन वॉर ऑन पाकिस्तान। नहीं, 15 एयरबेस पर भी हमने नुकसान किया ना। दैट इज अ रिटेलिएशन टू व्हाट दे डिड। इसीलिए वो बार बार जो बातचीत होती है कि हमने उनको बताया, क्या बताया हमने, कि हम आपके आतंकी गढ़ों को मार रहे हैं, बताया। इसमें फिर सवाल ये हो जाता है, जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो हम यहां तस्वीर पेश कर रहे हैं कि हमने ही सारा नुकसान कर दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने कोई डैमेज इंडिया का नहीं किया है, कुछ इस तरह की बात आ रही है। पर यहां ये जब पूछा जा रहा है कि भाई कितने विमान गिरे, क्या हमारा भी कोई डैमेज हुआ था और इसीलिए द्विपक्षीय पहल के जरिए हम युद्ध विराम को तैयार हो? नहीं, युद्ध विराम नहीं, दिस इज नॉट युद्ध विराम, दिस इज कॉल्ड स्टॉपेज ऑफ फायर। अगर हम सीज फायर युद्ध विराम कहते हैं तो दोनों आपस में बैठते हैं और डील होता है कि किस प्रकार से सीज फायर किया है। इस पे देयर वाज जस्ट अ कॉल। इसीलिए सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हाँ, करेक्ट, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये कहना कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, हमारा नुकसान, पर राजनीति हावी होती है तो आप परेशान होते हैं एज अ ट्रू सोल्जर। पूरा नहीं, अब एलओसी के साथ साथ जो नुकसान हम लोगों का हुआ है, कई औरतें बेचारी गुजर गई, कईयों ने कुर्बानियां दी। पुंछ राजौरी में तो बहुत नुकसान हुआ। पुंछ राजौरी में नुकसान वो कैसे हुआ? क्योंकि पाकिस्तान ने फायर किया ना, एलओसी का फायर हुआ। तो इन सवालों के जवाब देने के बजाय केसी त्यागी, राजनीति क्यों हावी है? सवाल अब सीधा, अब मैं राजनीतिक पहलू पर जा रहा हूं। संदीप जी, आपके बेबाक विश्लेषण और कुलकर्णी साहब के द्वारा किया गया विश्लेषण, उसके बाद एक पॉलिटिकल इशू इसमें ये बचता है कि जब मिलिट्री सॉल्यूशन के साथ साथ जो डिप्लोमेटिक मूव्स हैं उसमें हमारी क्या स्थिति है। और मैं बहुत संक्षेप में, लेकिन आपकी टोका टाकी से थोड़ा मुझे परहेज रहेगा उस बीच में, चूँकि ये इसमें टोका टाकी का नहीं है कुछ भी। 1994 है और मैं चाहता हूँ कि हम सब जो पॉलिटिकल मित्र हैं उसको समझें भी। प्रधानमंत्री नरसिंहा राव हैं, दिनेश सिंह जी विदेश मंत्री हैं और बीमार हैं, और 89 के बाद वहाँ इंसर्जेंसी, कुलकर्णी साहब गवाह हैं, बहुत तेज हो गई है, किलिंग्स भी हो रही हैं, एप्सा भी लग गया वगैरह वगैरह। तो ह्यूमन राइट्स का सवाल पैदा हो गया वहाँ पर, और पाकिस्तान इसको उठाने में ऊंचे पैमाने पर लगा हुआ है। और उस समय जब ये यूएन में सवाल जाता है तो बहुत सारे कंट्री, आप तो जाते रहते हैं विदेश, वहाँ एक फोबिया है ह्यूमन राइट्स का, ज़्यादातर लोग पक्ष में हो जाते हैं, और स्थिति ऐसी बनती है कि जो यूएनएससी है वो भेज देता है इसको जेनेवा की जो कमेटी है उसके पास, यूएनएचआरसी में, ह्यूमन राइट्स पे डिबेट होनी है। अब मुझको ये बात, हाँ जी हाँ, तो हमारे राज्यसभा के सभापति थे हामिद अंसारी साहब, ये उन्होंने जो मुझे बताया, तो मैं तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, और उस मंत्रिमंडल में से जो लोग थे वो जीवित भी हैं। उस समय वो सऊदी अरबिया में हमारे राजदूत हैं, उन्होंने बताया कि उसमें उनको भी बुलाया गया था। और जब पूछा नरसिंहा राव जी से कि ऑल पार्टी डेलीगेशन की क्या जरूरत है, हमारे किसी मित्रों ने पूछा होगा, उन्होंने कहा ये विदेश मंत्रालय का सवाल नहीं है, ये राष्ट्र हित का सवाल है। अब इसमें कॉम्पोजिशन में कौन कौन है? इसमें अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिनकी पार्टी कहती है यहाँ कुर्बान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, बिल्कुल डिफरेंट आउटलुक है 1947 से। फारूक अब्दुल्ला के पिताश्री के प्रयासों से जब कश्मीर की ये स्थिति बनती है
तो वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि दिल्ली की सरकार हमारे लोगों का कत्लेआम कर रही है। शरद पवार हैं द सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल लीडर, सलमान खुर्शीद विदेश राज्य मंत्री हैं और ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए बैरिस्टर हैं। नटवर सिंह जी बताने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट IAFS हैं। राजेश पायलट हैं। तो वहाँ पर जो 2-3 दिन बहस होती है वो तो अंदर के अंदर ही है, लेकिन जो अंसारी साहब निजी बातचीत में बताते हैं कि 2 दिन तक गर्मा गर्म बहस चली है। उससे पहले पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्रीज जितने भी हैं उनकी मीटिंग कर चुका है और उसमें संदीप जी सऊदी अरब का किंग फैजल, मिस्र का राष्ट्रपति अनवर अल सादात, सीरिया का राष्ट्रपति हाफिज अल असद, लीबिया का गद्दाफी, सारे नाम जानते हैं आप, PLO के यासर अराफात एंड अबो ऑल शेख मुजीबुर रहमान जीवित थे, वो भी इसमें जाते हैं। तो एक पक्ष पाकिस्तान का मजबूत दिखाई देता है। अब इसका नाम जो है ना, जो हमारी विजय हुई है उसका नाम रखा गया जेनेवा डिप्लोमेसी ऑफ 1994। ये विदेश मंत्रालय में लिखा गया। ऐसा उदाहरण भारत की विदेश नीति में कोई और दूसरा उपलब्ध नहीं तो है। वो काम यहाँ अब क्यों लेकिन नहीं जब हो रहा वहाँ है? पर यहाँ बहस पर हो जो रही है डेलीगेशन, तो हम तो यहाँ पर डेलीगेशन को लेकर जो राजनीति हावी हो रही है, कांग्रेस मुंह फुला रही थी, TMC नथने फुला रही थी, BJP भी राजनीति कर रही है। भाई पार्टियों से पूछ ले, JDU से किसे जाना है? JDU से पूछोगे या खुद तय कर लो? एक सेकंड, ये गैर जरूरी विवाद था क्या? एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय क्यों नहीं पूछा कि अडवाणी जी को क्यों नहीं ले जा रहे, अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों ले जा रहे? अडवाणी जी अध्यक्ष हैं, वाजपेयी जी क्यों जाने चाहिए? तो जब मन हमारे कमजोर खराब होते हैं तब ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। तो मन क्यों और जो अगली कमजोर बात हो मैं रहे आपसे कहना जा रहा हूं वो ये है कि भाई पिछले कुछ समय से असहमति कटता और विद्वेष में बदल गई है। शासक दल की हर बात का अंत विरोध हो रहा है और विपक्ष की असहमति राष्ट्रद्रोह मानी जा रही है। ये मैं कह रहा हूं। तो मतलब ताली दोनों हाथों से बज रही है ना यहाँ पर एक चीज बताइए, आपका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, लोकसभा में रहे आप, राज्यसभा में भी रहे केसी त्यागी साहब, जब इस तरह का एक संकट या एक हमला, एक्ट ऑफ टेरर हमारे देश पर की गई हो और हम पुख्ता जवाब दे रहे हो, तो क्या क्या हमने कार्रवाई की? जो देश के मन में सवाल हैं उनके सवालों के जवाब तो पहले देशवासियों को मिलने चाहिए ना। संसद का सत्र नहीं होना चाहिए था क्या? 62 में भी संसद का सत्र बुलाया गया ना। हम दुनिया को समझाने निकल पड़े, देश में तो अभी बताए नहीं, सारे सवालों के जवाब नहीं दिए। इन सवालों के बढ़िया जवाब मेरे 2 मित्र सौरभ मालवीय जी और सुरेंद्र राजपूत जी देंगे। मेरा जो विषय था मैं उसको समाप्त कर रहा हूं। और ये वो दौर है जब बांग्लादेश, इंडोनेशिया, टूनिशिया जैसे मुस्लिम कंट्री भारत के साथ खड़े हैं और अंतिम क्षणों में जो मुझको बताया हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने, अंसारी साहब ने, कि आखिरी एक वोट है मुस्लिम कंट्री की जिसकी वजह से ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ, वो है ईरान। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है वो उतना ही आवश्यक है जितना ब्रिगेडियर साहब का मिलिट्री ऑपरेशन है। और जो आपके सवाल हैं उसमें मैं सिर्फ इतना कहना आज की तारीख में आइसोलेशन की आपने बात की, हम दुनिया को समझाने तो निकल पड़े, हमारे प्रतिनिधि मंडल चले गए, खुलकर कोई देश भारत के साथ खड़ा होता आपको दिख रहा है क्या? अमेरिका, भाई डोनाल्ड ट्रंप हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, 5 बार तो कहते हैं कि मध्यस्थता मैंने कराई, और वो भारत पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप, रिश्ता है, उसको हाइफनेट फिर से करते दिखाई दे रहे हैं। जो बात हम लगभग 20 साल पहले खारिज कर चुके थे और दुनिया मान चुकी थी, ढाक के वही 3 पात हो रहे हैं क्या? संदीप जी, जो सवाल आपने शुरू में उठाया है इसमें दोनों पक्षों को ही परिपक्वता के साथ पेश आना चाहिए। जहां तक मुझसे आप पूछ रहे हो, मैं तो आंख बंद करके सेना के शौर्य पराक्रम और भारत सरकार के साथ रहता हूं। तो पूरा देश सेना के साथ है, पर ये राजनीति कहां जा रही है? सुरेंद्र राजपूत, केसी त्यागी साहब ने कहा भी कि सुरेंद्र राजपूत इसका जवाब देंगे। ये सवाल अभी टाइमिंग इज ऑफ असेंस इन पॉलिटिक्स। आज की तारीख में ये सवाल उठाने की कोई
जरूरत है क्या? जब देश को एकजुट होना चाहिए, पाकिस्तान की पोल खोल करनी चाहिए कि गद्दारी कर दी, कितने जहाज गिरे नहीं गिरे, छिटपुट युद्ध हुआ है, खड़गे साहब कह रहे हैं। संदीप भाई, जिस तरीके से केसी त्यागी साहब को थोड़ा समय दिया तो क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं आपसे दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट कह रहा हूँ। पहली चीज़, पूरा देश आतंक के खिलाफ, आतंकी आकाओं के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ एक है। दूसरी चीज़, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बयान को आप जो लोग आधार बना रहे हैं कि छुटमुट, तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने नहीं कहा, ये भारत की सरकार कह रही है। भारत की सरकार ने अभी इसको युद्ध मानने से इनकार किया। ये सिंदूर ऑपरेशन है, कवर्ड ऑपरेशन है। हमारी सेना उनके यहाँ नहीं घुसी, उनकी सेना हमारे यहाँ नहीं आई। हमारे हवाई जहाज ने उनका हवाई क्षेत्र पार नहीं किया, अब उनके हवाई जहाज ने हमारा हवाई क्षेत्र। तो जो छुटपुट युद्ध कहा तो ये भारत सरकार कहती है। तीसरी बात जो हम सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, हम बाकी कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने से पहले क्या संसद को नहीं बुलाया जाना चाहिए, ताकि हमारे 543 सांसद के 543 सांसद नंबर एक, और जो 200-250 के आसपास हमारे राज्यसभा के सांसद हैं वो अपग्रेड हो सके, और वो पूरी दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान के भी गांव-गांव में पाव-पाव जाकर के, गली-गली, नगर-नगर में, डगर-डगर जाकर के बता सके कि हमारी सफलताएं क्या हैं। अगर संसद के ऑपरेशन को, संसद के उसको आप चलाना क्यों नहीं चाहते हैं? और हम अगर सवाल उठाते हैं तो दुश्मन कैसे हो? कांग्रेस अपनी जय हिंद यात्रा निकाल रही है सुरेंद्र भाई, बीजेपी तिरंगा यात्रा। अरे भाई, पूरा देश को समझाने की बात थी तो वो एक साझा कार्यक्रम भी हो जाता। आप लोग दरअसल अपने राजनीतिक नफे नुकसान को आंक रहे हैं। कांग्रेस को चिंता है बीजेपी ना ले जाए क्रेडिट, बीजेपी को लग रहा है अब ये सवाल उठाने लगे कांग्रेस हमारी राष्ट्रवाद, हमारी एक मजबूत छवि पर कहीं दाग ना लग जाए। ये होता है क्रेडिट लेना। किसी कांग्रेसी ने क्रेडिट लिया क्या? सेना के शौर्य को, ऑपरेशन सिंदूर का सम्मान का राजनीतिकरण कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही। और अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही तो आप लेवल फील्ड करने के लिए आप कांग्रेस का भी नाम लेंगे तो मेरे ख्याल से उचित नहीं। मैं आपसे बड़ी स्पष्ट कहता हूं, हमने सेना के शौर्य की, पराक्रम की, व्यावसायिक दक्षता की भूरी प्रशंसा की। ऑपरेशन सिंदूर पर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं। हां, ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की टाइमिंग पर हमारा क्वेश्चन है कि जब हम पीओके को ले सकते थे, जब हम बलूचिस्तान को अलग कर सकते थे, जब उनके 15 एयरबेस को हमने नुकसान पहुंचा दिया था, जब हमने उनके आतंकी अड्डों को नुकसान पहुंचा दिया था। ऐसे टाइम में ऐसा कौन सी रहस्यमयी चीज हो गई राजनीतिक नेतृत्व के लिए कि राजनीतिक नेतृत्व ने 2 घंटे के अंदर हमारा ऑपरेशन खत्म कर दिया, जब हम एडवांटेज 100% एडवांटेज की पोजीशन में थे। अगर हम ये सवाल पूछते हैं तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है तुम गद्दार हो, ना 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 तुम ना, पाकिस्तानी ये सवाल तो और ये जब हम सवाल ये जो आप पूछते हैं पूछ कि रहे हो जयशंकर- भाई, मध्यस्थता किन शर्तों पर हुई, ये जवाब तो देना होगा सरकार को। लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन ये शब्द इस्तेमाल करते हैं जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ये 15 मई को, तो आप कहते हैं गद्दारी कर दीजिए, पाकिस्तान को पहले ही बता दिया हम आपके आतंकी ठिकानों पर निशाना साधने वाले हैं। एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन आप ये क्यों नहीं मानने को तैयार कि 7 तारीख को तड़के सुबह 1 बजे से लेकर 1:25 के बीच जो हमने कार्रवाई की, उसके बाद भी तो ये जानकारी दी जा रही होगी या दी गई होगी। ये क्यों नहीं मानते आप? नहीं सर, ये हम इसलिए नहीं मान पा रहे हैं कि जयशंकर साहब ने स्वयं कहा, अपना उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान। यानी 6 से 7 के रात में हमने पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया कि भाई देखो नहीं, हम तुम्हारे ये कहां से आ जाता नहीं है? कर रहे, ये कहां से आ जाता है? थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो मुझे भी आती है सुरेंद्र भाई। एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन में ये कैसे कि ऑपरेशन शुरू करने से पहले? सर मैं आपको वो भी मैं तो जयशंकर का बयान आप उठा लो सर 16 सेकंड का, आप जो कहोगे वो हम मान लेंगे। तो मतलब डीजीएमओ जो कह रहे हैं, अब जयशंकर का अंग्रेजी में है जी, डीजीएमओ अलग बात कह रहे हैं। देखिए फिर से मैं बताता हूं, आप मेरी बात समझिए। हम डीजीएमओ पर कोई क्वेश्चन नहीं, डीजीएमओ टू डीजीएमओ क्या बात हो रही है वो जाने। हम तो जयशंकर
प्रिसाइसली जयशंकर के ऊपर रही है। जयशंकर का बयान तो उठाइए, जयशंकर 16 किससे सेकंड का बात कर बयान रहे थे? उठाइए, यही तो उसके अभी बाद जो जनरल जवाब कुलकर्णी ने साफ किया। जो बातचीत हो रही थी वो तो सिर्फ डीजीएमओ इंडिया और डीजीएमओ पाकिस्तान। तो क्या खुद फोन मिला दिया एस जयशंकर ने? डीजीएमओ की बात मान रहे हैं तो बात ही खत्म। ये मैं नहीं कह नहीं, मैं सुन लीजिए, मैं जनरल कुलकर्णी के विवेक पर कोई प्रश्न नहीं उठाता, हम उनको सैल्यूट करते हैं। मैं तो हमने राजनीतिक, मैंने फिर से कहा, आर्मी ऑपरेशंस पे मेरा कोई सवाल नहीं, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ने बहुत कायरता का काम किया है, बहुत गड़बड़ी का काम किया है। जयशंकर ने स्वयं कहा है, डीजीएमओ उसमें बीच, अब जयशंकर ने कैसे पाकिस्तान को बताया ये तो जयशंकर बताएंगे ना, डीजीएमओ थोड़ी बताएगा। या तो वो कहे कि हमने डीजीएमओ से कहा था उन्हें बता दो। जयशंकर ने स्वयं कहा कि तो क्या आप बाल की खाल नहीं निकाल रहे? पर कुछ बात सवाल समझिए मेरी, अगर मैं समझ गया, सौरभ मालवीय है। एक सेकंड सौरभ मालवीय है। पर जो ये मोटे मोटे सवाल है, मूल सवाल तो अभी रहेंगे ही ना। मध्यस्थता किन शर्तों पर हुई, एडवांटेज हमें था, ये तो बताना चाहिए ना देश को। हम दुनिया को जाकर तो बताएंगे, देश को कब बताएंगे? संदीप जी, मैं भी यही कहूंगा कि शुरू के 1-1.5 मिनट मुझे दीजिएगा, उसके बाद आप सवाल अपने जरूर लीजिएगा। सुरेंद्र राजपूत के जो पेट में दर्द हो रहा है, उसका राजनीतिक नेतृत्व का वो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। भारत में पहली बार आजादी के बाद पाकिस्तान या आतंकवाद जो नासूर बना है, उसके लिए एक कुशल नेतृत्व, प्रधानमंत्री एक स्वर, गृह मंत्री एक स्वर, रक्षा मंत्री एक स्वर, विदेश मंत्री एक स्वर और रक्षा सलाहकार एक स्वर, यानी जयशंकर, डोभाल, नरेंद्र मोदी। तो सरकार तो एक स्वर में होती है। नहीं, मतलब इसमें अभूतपूर्व क्या है? संदीप जी, मैं कहा था, रुक जाइए, बस 1 मिनट शुरू के रुक जाइए। आप जरा केसी त्यागी साहब बता रहे थे जिस संदर्भ को, उसी का मैं उल्लेख कर रहा हूं। पीछे के उस इतिहास को देख लीजिए, कभी कभी भी एक स्वर नहीं रहा है। यदि एक स्वर होता तो सदन में खड़ा होके कुंवर साहब चिट्ठी नहीं फाड़ देते, ऐसा नहीं होता, कागज नहीं फाड़ते, बिल नहीं फाड़ते। खैर, अब वहां से हटते हैं। लेकिन संदीप जी, 1-2 महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ, कि आपने सवाल जो अपने इंट्रो में भी लिया था और मध्यस्थता की भी बात है, क्या क्या भारत को मिला और भारत ने क्या क्या किया, वो आपके सामने मैं 4 पॉइंट में रखना चाहता हूं। पहली बात, यह नया भारत है। ठीक है, यह नया भारत फैसला स्वयं लेता है, यह सिद्ध करके दिखाया है। अच्छा, इंदिरा गांधी ने नहीं लिया था? 1971 में 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। सुन लीजिए संदीप जी, उस कालखंड में उत्तर है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। और भारत ने दुनिया के सामने दिखा दिया है कि भारत में निर्मित हथियार जो है, हमारी सामरिक क्षमता इतनी मजबूत है, उसको स्थापित किया और इन आतताइयों के घर में घुस के मारा, जिसका आंकड़ा आप अभी दे रहे थे। आंकड़ा भी और आना बाकी है और अभी लगातार आगे जारी है और वो चलता रहेगा, हर दिन हो रहा है। तो ये रोक क्यों दिया? 1 मिनट ये तो बताइए। गृह मंत्री अमित शाह, 1 मिनट सुनिए उस पर सुन तो लीजिए। अरे दर्शकों को तो समझने दीजिए ना सौरभ भाई। देखिए संदीप जी, संसद के पटल पर गृह मंत्री ने कहा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में 3 दिन और युद्ध को जारी रखते तो पीओके कभी पाकिस्तान के कब्जे में जाता ही नहीं, और हम ऐसा कर देते, ये तो बता रहे थे। तो इस बार जब पाकिस्तान अधमरा पड़ा हुआ था तो उसको संजीवनी क्यों दे दी? एक चीज और भी उसमें जोड़ना था, कि ये पीओके किसकी देन है, वो भी जोड़ लिया जाता। देन में ही घुसे रहोगे? इलाज तो करने आप चले थे, इलाज तो करने आप चले थे ना। क्या नेहरू जी के सपने क्या थे? अब उस पर नहीं जाएंगे, वो विषयांतर होगी बात, आज उसकी मीमांसा की जरूरत नहीं है। यदि प्रथम प्रधानमंत्री देश के थोड़े और दमदारी से बात पेश आए होते तो आज नासूर भी नहीं होता। उधर जाने की जरूरत नहीं है, उधर कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विश्व पटल पर भारत के साथ तमाम देश आज खड़े हैं। तो मतलब मध्यस्थता की शर्तें पता होनी चाहिए कि नहीं, हमें कोई नुकसान हुआ है, कोई विमान गिरा है या नहीं, ये पता होना चाहिए देश को कि नहीं? देखिए संदीप जी, यह समय, यह सारी जानकारी विदेशी सरकारों के साथ साझा होगी जो हमारे प्रतिनिधि मंडल गए।
भारत की आन बान स्वाभिमान के साथ भारत की सेना, तीनों सेना और भारत का नेतृत्व और भारत की जनता खड़ी है, और इसी का परिणाम है कि आज वहां घुस के मार रहे हैं, उस पर भी इनको विश्वास और भरोसा नहीं है। आप इनको सेना पर इसीलिए सवाल आपने जो वो उठाते हैं। शब्द इस्तेमाल किया, वो शब्द इस्तेमाल करूंगा राजकुमार भाटी, कि आपको पेट में दर्द हो रहा है, घर में घुसकर मारा है। ऐसा किसी ने नहीं किया पहले, ये दावा कर रहे हैं सौरभ मालवीय। घर में घुस के हमारी सेना ने मारा। हमारी सेना के ऊपर सबको गर्व है, सबको घमंड है, पूरे भारत को, विपक्ष की हर पार्टी को। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले 22 अप्रैल के बाद ही पूरे विपक्ष ने कह दिया था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो भी कार्रवाई करना चाहे सरकार खुले हाथ हैं। आपने जो शो के शुरू में संदीप जी सवाल उठाए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए, बहुत ज़रूरी सवाल उठाए और सीधे सवाल उठाए, क्योंकि आपके शो का नाम भी सीधा सवाल है। उन सवालों पे तो भारतीय जनता पार्टी जा ही नहीं रही, मालवीय जी भी किनारा कर गए। सवाल यही महत्वपूर्ण है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का पूरा जोर केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि निखारने में लगा हुआ है। जो फोटो सुरेंद्र राजपूत जी दिखा रहे थे, मेरे पास भी वो फोटो सारे मीडिया में है। फौज की वर्दी में प्रधानमंत्री की फोटो लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, सड़कों पर होर्डिंग लगा रही है। इसका क्या अर्थ है? ये क्या चाहते हैं? ये फोटो सब जगह लगाए जा रहे हैं, जगह जगह। नहीं, फौज की वर्दी में प्रधानमंत्री की बात खड़े होती है हैं। ना राजकुमार भाटी, इसमें मैं एक और पहलू लाऊंगा। देखिए, कुछ सवालों के जवाब जरूरी किस लिए हो जाते हैं कि पाकिस्तान में कल बड़ी खबर क्या थी कि जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया, अयूब खान के बाद दूसरे ऐसे फौजी। यही है ना जनरल कुलकर्णी साहब? सही जानकारी दे रहा हूं। उनको फील्ड मार्शल बनाने का मतलब क्या? और जो एयर चीफ मार्शल है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, वो रिटायर हो रहे थे। तो पाकिस्तान अपनी जनता को बता रही है हम जीत गए युद्ध, हमने भारत के दांत खट्टे कर दिए। हम कह रहे हैं हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। तो ऐसे में कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए ना। पाकिस्तान तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, चलिए मान लिया, पर कुछ सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए अभी ना। मालवीय जी का एक वाक्य आपने गौर से सुना? मालवीय जी ने कहा ये नया भारत है, अपने फैसले खुद लेता है। जबकि आज सबसे प्रमुख सवाल यही है कि हमारे संघर्ष विराम की घोषणा ट्रंप ने क्यों की? भारत और पाकिस्तान के बीच जो झड़प चल रही थी, छोटी थी या बड़ी थी, उनके संघर्ष विराम की घोषणा तीसरा देश क्यों करता है? और उसमें मूल और सवाल मालवीय जी कह रहे हैं कि हम ये नया भारत है, अपने फैसले खुद लेते हैं। और ये लग रहा है कि हमारे फैसले कोई और ले रहा है। और किसका व्यापार बंद कर रहे थे? व्यापार बंद कर दूंगा, मैंने धमकाया दोनों को बैठा के, ये ट्रंप ने कहा नहीं कहा। पाकिस्तान का व्यापार अमेरिका के साथ 60,000 करोड़ का है, हमारा है 10 लाख करोड़ का। उसमें 6.5 लाख करोड़ का हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर जो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जी मैं कारोबार रोक दूंगा, उसका नुकसान तो भारत को होता है ज्यादा। जिसका ज्यादा नुकसान होना है वही तो ज्यादा डरेगा। दूसरी बात, जो मूल सवाल आपने उठाए थे उनका जवाब कौन देगा कि ये आतंकवादी यहां तक पहुंचे कैसे, मार के सुरक्षित निकल कैसे गए? आज तक जो 2019 में विस्फोट किया गया था उसकी पूरी रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आई? उसकी पूरी जांच क्यों नहीं हुई? क्या इसमें रोहित सरकार अग्रवाल, की मूल रुचि नहीं सवाल है? जो है हमारे 26 लोग मारे कैसे गए, चूक कहां हुई? जब हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, इंटेलिजेंस इनपुट है, जो हमारी खुफिया एजेंसियां कह रही हैं कि ये 4 आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे, तो हमें पता होना चाहिए ये कहां से आए, कैसे आए। तो ये 100 किलोमीटर अंदर आ गए और 30 दिन हो गए, आतंकी कहां खो गए, इसका जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। रोहित, आपके लिए सवाल था ये? हाँ, नहीं ठीक है संदीप जी, बहुत सारे सवाल हैं विपक्ष के पास, बहुत सारे सवाल वो पूछना चाहते हैं, कुतूहल है उनके अंदर सवालों को लेके। मैं समझना चाहता हूँ ये सवाल किससे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बॉर्डर पे तो लड़ नहीं रही थी, बॉर्डर पे तो भारत की सेना लड़ रही थी, और भारत की सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उस पर गर्व दिखाने की बजाय सवाल है। खैर ठीक है, ना 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 एक ना, ना, ना कांग्रेस आपने के थोड़ी प्रवक्ता- चतुराई कर दी रोहित, अब आपने बड़ी नहीं। चतुराई कर दी। सेना से थोड़ा सवाल पूछ रहे हैं, सवाल सरकार से है, जवाब सरकार को देना है, सेना से कौन जवाब मांग रहा है?
नहीं, ठीक बात सर, है। तो देखिए इंटेलिजेंस संदीप इनपुट, जी, एक बात नहीं ना ना समझनी ना, पड़ेगी। लेट्स पुट एवरीथिंग इन पर्सपेक्टिव, ऐसे नहीं। करेक्ट 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 इंटेलिजेंस इनपुट्स किसके पास आते हैं? गृह मंत्रालय के पास आते हैं ना। बेसरन क्या 2 महीने के लिए ही खुलता है या 12 के 12 महीने खुला रहता है? ये कौन बताएगा? सेना बताएगी या सरकार बताएगी? नहीं, फिर वही तो समझना चाहते हैं ना, हाँ, सवाल प्लीज। किससे है? सरकार आप से। बार-बार ये कहना चाहते हो, आप बार-बार, आप मतलब विपक्ष बार-बार ये कहना चाहता है कि भारत में कितना नुकसान हुआ। ये सवाल तो पाकिस्तान पूछ रहा है ना, और भारत के विपक्ष को ये भी जवाब देना चाहिए कि वो पाकिस्तान की मीडिया में क्या कर रहे हैं, उनके बयान पाकिस्तान की मीडिया में क्या कर रहे हैं, इसका मतलब उनके बयान गैर जिम्मेदाराना है। यहां पे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता एक फोटो दिखा रहे थे और पूछ रहे थे कि ये फोटो क्यों लगाई गई है। देश के प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगाई जाएगी तो किसकी लगाई जाएगी? विपक्ष के नेता की लगा दें। उस पे किसी राजनीतिक पार्टी का चिन्ह तो नहीं है ना। कमल का फूल लगाया होता तो मैं भी आपत्ति करता, परंतु अगर देश के प्रधानमंत्री की फोटो विजय रथ पे लगाई जा रही है तो इसमें क्या समस्या है? कहां पे समस्या है? और वर्दी में लगाई जा रही है क्योंकि दिखाया जा रहा है सेना कि का राजनीतिकरण नहीं सेना का होता है। पराक्रम के कारण आज नहीं, भारत एक का मिनट, प्राइम एक मिनिस्टर मिनट, और एक भारत मिनट, की एक जनता मिनट, एक गर्व मिनट। महसूस कर रही है। नहीं रोहित, सेना का राजनीतिकरण क्यों किया जाए भाई? सेना जो का जनरल है, राजनीतिकरण जनरल पहनेगा ना पोशाक, तो बिल्कुल फौजी जनरल वस्त्र पहनेगा, तो वो पहनेगा। बिल्कुल जनरल पहनेगा। एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी कि पूरे विश्व के अंदर भारत ने अपने पराक्रम को दिखाया है। जो लोग कहा करते थे कि तो उस पाकिस्तान की पराक्रम की पावर है, तफसील देने में दिक्कत अब क्या वो है? 1971 का भारत पाकिस्तान को तो नहीं है। तफसील दोगे, दुनिया को बताने जा रहे हो, वो देखिए, चले ये- गए हैं हमारे प्रतिनिधिमंडल। ये कौन कहता था कि ये 1971 का पाकिस्तान नहीं है, ये 1999 का पाकिस्तान नहीं है? ये कौन कहता था कि 1965 का पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान में घुस के भारत ने मारा? और ये तो पूरे उसी की विश्व तो ने जानकारी, देखा उसी भारत की शक्ति जानकारी, को। पूरी और जानकारी पाकिस्तान साझा हो उसके जाए। बाद जब त्राहिमाम करते हुए घुटनों पे आया और हमारी सेना से उसने कहा कि युद्ध अरे विराम रोहित होना भाई, चाहिए। अरे सुन तो लो भाई, आप तो दंदनाते हुए चल पड़े। वो फौज ने दंदना दिया पाकिस्तान, तो वो तो हम जानते हाँ। हैं। पर जब वो दंदन कर रही थी फौज और पाकिस्तान कांप रहा था, तो ये रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट क्यों हो गया? अच्छा, तो छोड़ क्यों बताइए दिया? आप ये तो देश को पता होना चाहिए। पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ है और वो 40 करोड़ आबादी आतंकवादियों के समर्थक हैं और आतंकवादी की सोच रखते हैं। आप उसके अंदर वो भूखे नंगे पाकिस्तान में जिसको आटे की जरूरत है, आप क्या चाहते हो? एक सशक्त भारत जो कि एक आज विश्व के पटल पे जो अपने आप को बढ़ाता चला जा रहा है, वो उस भूखे नंगे से लड़ाई करके और अपनी अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर ले। हमने उनके इसलिए आतंकवादी लड़ाई संगठनों नहीं को- करनी थी, हमने उसके इसीलिए आतंकवादी 4 संगठनों दिन को का ध्वस्त ही किया। ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इसमें सबक सीख लिया पाकिस्तान ने। क्या हम पाकिस्तान को एक मिनट, अब पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं आशुतोष, या यहां पर अपना राजनीतिक नफा नुकसान विशुद्ध तौर पर आंका जा रहा है? मूल सवालों पर ध्यान ही नहीं है अब किसी का। संदीप, कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम लोग खामखा अपना वक्त जो है वो राजनीतिक जमात से सवाल पूछ के करते हैं, क्योंकि उनको वही बोलना होता है जो उनकी पार्टी लाइन होती है। तो उसमें सच्चाई खोजना, उसमें ईमानदारी खोजना और उसमें इंटेग्रिटी की बात खोजना मुझे लगता है बेईमानी की बात है। इसलिए इसमें उम्मीद मत रखिए कि जो भाजपा के लोग हैं वो भाजपा की बात करेंगे, कांग्रेस के लोग कांग्रेस की बात करेंगे। मेरे तो 2 मूल सवाल हैं। मूल सवाल यह है कि भाई हमने ऑपरेशन सिंदूर किया क्यों था? क्या हमारी जो सरकार, उसके दिमाग में क्लैरिटी थी या क्लैरिटी नहीं थी? क्या वो आतंकवाद को मिटाना चाहते थे? आतंकवाद का फन कुचलना चाहते थे? नहीं कुचलना चाहते थे? अगर आतंकवाद का फन कुचलना चाहते थे तो उनकी सेना से क्यों बता रहे थे भाई कि हम तो आतंकवाद के अड्डों पर हमला कर रहे हैं? अरे उनकी सेना ही, उनकी फौज ही तो आतंकवादियों को जन्म देती है, आतंकवादियों को पाल पोस कर उनको सांप बनाती है और वो आके हमको डसते हैं। हम फौज को करेंगे जी, हम आपके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं जी, हम आतंकवादियों पे कर रहे हैं। मतलब आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जो पाकिस्तान हमें बेवकूफ बनाता था, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम क्या करें? हम उनकी बात को क्यों मान रहे हैं कि नहीं जी हम नॉन स्टेट एक्टर्स पे ही हमला कर रहे हैं? तो मैं एक बात जयशंकर जी की बात तो समझ ही नहीं पाया कि आपकी ऐसी कौन सी दुश्मनी थी, दोस्ती थी पाकिस्तान की फौज से? अरे मारते ना घर में घुस के उसके। जब पाकिस्तान का आर्मी का हेडक्वार्टर उड़ा देते तब मैं मानता हूं कि जब तक पाकिस्तान की फौज है तब तक आतंकवाद का फन कभी कुचला नहीं जा सकता। और दूसरी बात, जब मतलब भारत आप की कह रहे सेना हैं डोमिनेट कर रही बहावलपुर पे तो हमला किया ही, नष्ट कर क्यों नहीं दिया उड़ा वहां देते? पर जैश का जो
आतंकी ठिकाना था, रावलपिंडी उससे पर क्या भी होगा? हमला करना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं, तो ये तो उससे- फुल मैं फ्लेजेड कहता वॉर हो हूं- जाता। अरे तो फिर ऑपरेशन आप क्यों करने गए थे? या तो फिर आप ऑपरेशन सिंदूर नहीं करते, और अगर करते तो उसको लॉजिकल उसकी कंक्लूजन लेके जाना था। भाई आप पीओके लेकर आते ना, जब भारत डोमिनेट कर रहा था, जब भारत की सेना डोमिनेट कर रही थी, तब आपने कहा नहीं अब रुक जाओ, अब लड़ाई नहीं करना, सीजफायर करना। क्यों? क्योंकि एक डीजीएमओ का फोन आ गया जी 3:30 बजे, और डीजीएमओ का फोन आ गया, हमने पाकिस्तान में भरोसा कर लिया। मतलब किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। और जब सवाल पूछो तो कहा जाएगा आप गद्दार हो जी, आप तो पाकिस्तान के हो। अरे इस सवाल का जवाब दो ना कि पाकिस्तान की फौज से कौन सी दोस्ती थी जो उसको इन्फॉर्म किया जा रहा था? क्यों इन्फॉर्म किया जा रहा था? किस लिए इन्फॉर्म किया जा रहा था? ठीक है, एक छोटा सा जवाब इस बारे में चाहूंगा, हम क्यों बता रहे हैं और उनका ये नैरेटिव हम क्यों माने कि जी हम तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर वो कर रहे हैं? अरे भाई, आतंकी ठिकाने तुम ही तो पालते पोसते हो, ये हमें बताने की क्या जरूरत थी? संदीप, बात यह है, कोई भी ऑपरेशन जब हम करते हैं उसका एम होता है। एम इस ऑपरेशन का था टेररिस्ट लोकेशन को बर्बाद तो हम करना। पाकिस्तानी मिलिट्री को क्यों हाँ, बता रहे हैं? अब पाकिस्तान मिलिट्री को हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री को अगर नहीं बताएंगे और यहाँ से हवाई जहाज जाकर के वो उधर ठोक रहे हैं तो वो सोचेंगे कि उनके ऊपर हमला किया गया है और उनका रिटेलिएशन वैसे होगा। आपने अभी देखा पाकिस्तान का रिटेलिएशन क्या हुआ, हमले का नहीं था क्या, इट वॉज अ नॉन वो कॉन्टैक्ट तो आतंकी ठिकानों को हमने किया, उसके बाद हमारे वो 400 ड्रोन भेज दिए थे ना, हमारे ठिकानों पर कर रहे थे वो हमला। आप कोई भी ऑपरेशन, अगर मैं किसी के घर में चोरी करने के लिए जाता हूं और मेरा लिमिटेड होता है कि मैंने तो वहां से- इन्हीं सवालों के जवाब देश को तो मिलने चाहिए ना, ये- ये आपसी राजनीतिक संग्राम ना हो। नहीं, मतलब ये नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात पर नहीं ये है। इसके दे दे जवाब, तो इसमें दिक्कत क्या ये है? ऑपरेशन सिंदूर वाज अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर। ठीक है, वॉर तो ऑन ये जवाब अगर देश को मिल जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? पर राजनीतिक नफा नुकसान ही ज्यादा जरूरी है या देश का नफा नुकसान? वो भी हमारी राजनीतिक जमात कभी कभी आंकते और उस पर बात करते दिखाई देगी। सोचिए, आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।